हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव राठौटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हिंदी में अपन इसको बोलेंगे ऊर्जा का क्वांटीकरण। सबसे पहली बात तो ये जानना है कि ऊर्जा के क्वांटीकरण का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक चीजें कुछ भी समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए वो है एनर्जी, चाहे वो रिलीज हो चाहे वो एब्जॉर्ब हो, वो हमेशा किस फॉर्म में होती है? स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ही होती है। ऐसा कुछ अपन लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में भी पढ़ा था, राइट। तो देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में अपन ने पढ़ा था कि एनर्जी चाहे रिलीज हो चाहे वहां पे एब्जॉर्ब हो, वो हमेशा और हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ही होती है, राइट। तो ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं दैट आर नोन एज क्वांटा, पढ़ा था अपन लोगों ने ऐसा। दी स्मॉल एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा, और उसी चीज को अब अपन लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं क्वांटाइजेशन के नाम से, है ना। तो इसका मतलब हो गया रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी वैल्यू, और आई शुड से रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू इट्स डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब होता है छोटे रूप में परिवर्तित होना, है ना। किसी भी टर्म का मैंने यहां पे लिखा है कोई भी प्रॉपर्टी। हम लोग यहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ मास, क्वांटाइजेशन ऑफ वेलोसिटी ये भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अपने कोर्स से रिलेटेड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है तो अपन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी आपको क्या बोलता है? ये कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का अपनी वैल्यू पे रेस्ट्रिक्शन हो जाए, मतलब इससे बड़ी वैल्यूज नहीं आ सकती है। मतलब मान लीजिए अगर आपको किसी को 100 रुपीज पे करने हैं और आपका वो स्मॉल डिनोमिनेशन जिसमें आपको पे करने हैं, वो छोटी रूप या छोटी संख्या जिसमें आपको पे करने हैं, से मान लीजिए वो 5 रुपीज है, तो आप क्या कर सकते हैं? 5 रुपीज के 20 कॉइन्स दे सकते हैं या 20 नोट्स दे सकते हैं। इस तरह से आपको 100 रुपीज पे करने होंगे। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपीज पे कर सकते हैं। याद रखिए इस चीज को, यही क्वांटाइजेशन है, राइट। कोई भी बड़ी चीज कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो छोटे छोटे फॉर्म में ही हो, मतलब उनको कभी भी मिला के अपन एक बड़ा फॉर्म नहीं बना सकते। एक एग्जांपल और ले लो, मान लीजिए मुझे ये वॉल बनानी थी, पीछे दीवार बनानी थी इस बोर्ड के पीछे, तो क्या कर सकता हूं मैं? इतनी बड़ी कोई ऐसी हमारे पास ईंट आती है क्या? ब्रिक्स आती है क्या? इतनी बड़ी नहीं आती है। हमारे पास क्या आती है? ब्रिक्स तो छोटी छोटी आती है। हम उसको अरेंज करते जाते हैं और बड़ी कंक्रीट वॉल यहां पर बना लेते हैं। ऐसा ही तो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको इतनी बड़ी दीवार बनानी है तो आपको उसके मल्टीप्लिकेशन में एक ईंट ले लो, उसकी डायमेंशंस ले लो, उसकी विमा ले लो, उसकी लंबाई चौड़ाई नाप लो, उसके हिसाब से ही तो बाकी बची हुई ईंट उसके ऊपर में फिक्स करते जाते हो ना। दैट मींस व्हाट? ईंट बड़ी नहीं हो सकती, वो उसकी सबसे छोटी वैल्यू वही है उसके अंदर में, राइट। तो अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है, आपको किसी को कुछ देना है और आपको बोल दिया कि छोटे डिनोमिनेशंस में ही देना है, उसकी स्मॉलर वैल्यूज में ही देना है, उसके छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ही देना है, तो दैट पैकेट इज नोन एज क्वांटा। और अब अपन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने वाले हैं, ठीक है। इसको समझाएं कैसे? कैसे समझा सकते हैं इसको अपन? तो इसको समझा सकते हैं अपन इसको स्पेक्ट्रम की हेल्प से समझा सकते हैं। इसको स्पेक्ट्रम की हेल्प से समझा सकते हैं। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो तो स्पेक्ट्रम क्या होता है। Splitting of white light into 7 different colors
when pass through the देखो व्हाइट लाइट को जब किसी प्रिज्म से, जनरली हम निकोल प्रिज्म यूज करते हैं, व्हाइट लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। और 7 डिफरेंट कलर्स कौन से होते हैं? रेनबो कलर्स जिसको बोलते हैं, विबग्योर जिसको बोलते हैं, राइट। तो ये जो फिनोमिना होता है दिस फिनोमिना इज नोन एज स्पेक्ट्रम। मतलब किसी लाइट को प्रिज्म से पास कराने से जो स्प्लिटिंग होती है, इस प्रोसेस को अपन स्पेक्ट्रम बोलते थे। व्हाइट लाइट एक बड़ा पैकेट है, उसके अंदर में छोटे छोटे पैकेट्स कौन कौन से हैं, दैट इज लाइक व्हाट आर द 7 डिफरेंट कलर्स, वो हमें पता होना चाहिए। तो दैट स्मॉल पैकेट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो छोटे छोटे से पैकेट्स हैं, दैट पैकेट्स आर नोन एज बेसिकली क्वांटा। अभी यहां पे अपन लाइट का स्पेक्ट्रम बना रहे थे, यहां पे क्या कर दिया हम लोगों ने? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कर दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट कर दिया हम लोगों ने। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। अब देखो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम कैसा होता है? These 7 colors are so close to each other so that they merge into one another and this kind of spectrum is known as continuous spectrum. This type of spectrum is known as continuous spectrum. What is the meaning? What we are going to complete this? क्या मतलब है इसका? वो एक बार आप देखो कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि ये जो 7 कलर हैं, ये इतने करीब करीब होते हैं, इतने पास होते हैं अपने, कि ये क्या करते हैं? एक दूसरे में मिक्स होने लगते हैं। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें जो 7 कलर्स हैं या 5 कलर्स हैं या 3 कलर्स है, वो अगर एकदम पास पास हो, सब एक दूसरे में मर्ज हो रहे हो, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हो, मतलब एक खत्म नहीं हो उससे पहले दूसरा शुरू हो जाए, तभी तो मर्ज जैसी स्थिति हुई ना। यस और नो? तो ऐसे स्पेक्ट्रम को अपन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब कभी कभी अपन से पूछ लेते हैं कि भाई यहां पर इसमें से क्वेश्चन निकल के आया था, एक बार अपन से पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या है वो एक बार देखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मान लीजिए व्हाइट लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किया गया, तो बताइए रेड कलर की लाइट ज्यादा डेविएट होगी या ब्लू कलर की लाइट ज्यादा डेविएट होगी? तो याद रखना, जो इस स्प्लिटिंग का प्रिंसिपल है, जो ये स्प्लिटिंग का प्रिंसिपल है वो क्या है, वो एक बार देख लो आप लोग। वो प्रिंसिपल ये है, द लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ। ये याद रखना है अपन लोगों को, और इसको याद रखने के लिए मैं आप लोगों को रियल लाइफ से भी इसको रिलेट कर सकता हूं। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम के बारे में तो जानते ही हैं, जानते हैं ना। तो अब देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो आप लोगों का आंसर होगा कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य तो रेड कलर की होती है। जब सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेड कलर की होती है, तो इसका मतलब ये जो है, ये क्या करेगा? लेस डेविएशन शो करेगा।
अब लेस डेविएशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप देखो आधा किलोमीटर दूर से भी आपको रेड कलर का डेंजर वाला साइन आपको नजर आने लगता है। वो झिलमिल झिलमिल जैसा नहीं करता, वो ऐसा हिलता डुलता इमेज नहीं बनती है उसकी। लेकिन वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर जो होते हैं वो कंपैरेटिवली कैसे होते हैं? ये कलर्स जो होते हैं ये मोर डेविएशन शो करते हैं, मतलब अपने पाथ से। डेविएशन का मतलब क्या हुआ? अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं। तो आप देखो जरा, जैसे एक सिंपल सी बात है, कंसीडर यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट से वॉयलेट कलर की लाइट बाहर आ रही है। कौन से कलर की लाइट बाहर आ रही है? वॉयलेट कलर की लाइट बाहर आ रही है, ठीक है। यहां से यहां तक तो सब कुछ सही है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, राइट। तो अब देखो आप, ये जो ऑब्जेक्ट है तो यहां से तो एकदम स्ट्रेट लाइन निकल के आई है ना, यहां से तो कैसी लाइट निकल के आई है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब क्या हो गया? मीडियम चेंज हो गया। तो मीडियम चेंज हो गया तो इसको जाना कैसे था? इसको जाना तो था कुछ ऐसे, लेकिन इसका डेविएशन या तो इधर हो जाता है या फिर इसका डेविएशन इधर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब इसका डेविएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब मान लो अगर कोई पर्सन यहां कहीं पे खड़ा है, अगर कोई पर्सन यहां कहीं पे खड़ा है तो उसको ये चीज थोड़ी थोड़ी कभी इधर नजर आएगी, कभी इधर नजर आएगी। ये सब हो क्यों रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो डेविएशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। जबकि अगर रेड कलर की लाइट होती तो रेड कलर की लाइट में डेविएशन जो होता है वो कम होता है। तो ये इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल है और हमेशा याद रखना है, इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो अब देखो अपन ने स्पेक्ट्रम से ये तो जाना कि स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि किसी भी बिग साइज के कंपोनेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ताकि हम वो छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में जान पाए। और वो छोटे छोटे पार्ट्स को ही तो अपन क्वांटा बोलते हैं ना। और ये चीज अपन ने पढ़ ली है कि हमेशा जो है एनर्जी रिलीज तो कंटिन्यूस होती है, लेकिन देखो किसी को 100 रुपए देने तो ऐसे थोड़ी दोगे, आज 5 रुपए दे दिए, कल 5 रुपए दे दिए, अगले दिन दे दिए। यू आर गिविंग 100 रुपीज इन ए कंटिन्यूस मोड, एक साथ ही दे रहे हो आप लोग उनको। लेकिन ढंग से समझना, लेकिन हो क्या रहा है इस पूरे प्रोसेस में? इस पूरे प्रोसेस में ये हो रहा है कि पैकेट्स छोटे छोटे बनेंगे, बड़े फॉर्म में कभी भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती है ना। तो स्पेक्ट्रम इज द प्रिंसिपल थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब स्पेक्ट्रम को थोड़ा और जानते हैं ताकि अपन को और समझ में आए। तो देखो स्पेक्ट्रम को और अपन क्या कह सकते हैं? ये जो स्पेक्ट्रम है ये 2 टाइप के होते हैं। पहला स्पेक्ट्रम तो अभी अपन ने देखा ही, कौन सा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, राइट। और दूसरा होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत स्पेक्ट्रम, है ना। देखो यहां पे एक चार्ट बना देते हैं पहले। स्पेक्ट्रम जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम। ठीक है। दूसरा स्पेक्ट्रम हमारे पास बनेगा वो है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। असतत बोल सकते हो उसको, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। पहले तो इन दोनों में डिफरेंस देख ले क्या होता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि अगर आपको यहां पे कोई स्पेक्ट्रम मिलेगा तो कैसा मिलेगा? यहाँ पे वॉयलेट, फिर उसके जस्ट बाद ही आपको इंडिगो मिल जाएगा, उसके जस्ट बाद ही आपको ब्लू, जस्ट बाद ही ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और फिर उसके बाद आप लोगों को क्या मिल जाएगा? इधर रेड मिल जाएगा। मतलब कोई भी स्पेस आप लोगों को यहां पर खाली नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? मतलब कंटिन्यूअस फैशन में आपको सारे पीसेस मिल जाएंगे। ये क्या चीज है? ये बेसिकली है तो व्हाइट लाइट ही ना। तो व्हाइट लाइट के सारे कंपोनेंट आपके पास यहां पर क्या हो गए? अवेलेबल हो गए, राइट। लेकिन डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा? मान लो ये एक स्पेक्ट्रम का पैटर्न है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के पैटर्न में मान लो आपको इंडिगो दिख जाए, ब्लू दिख जाए और इधर कहीं पे एक रेड दिख जाए, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर में, है ना। मतलब ये वाला पोर्शन कैसा है? ये वाला पोर्शन डार्क है, ये वाला पूरा पोर्शन कैसा है? डार्क है। इसका मतलब ये हुआ, आप ढंग से समझना इस बात को, कि स्पेक्ट्रम दिखना तो पूरा ही चाहिए था, लेकिन किसी एक्स रीजन से, अब वो रीजन क्या है वो अभी अपन देखेंगे एक एक करके, किसी एक्स रीजन से ये वाली लाइट हमको विजिबल नहीं है, ये दोनों विजिबल है बट फिर विजिबिलिटी नहीं है, मतलब हमको कोई स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा है। स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा है मतलब हम ये कहेंगे कि हमारे पास वो पार्ट अवेलेबल ही नहीं है,
राइट, और एक स्पेक्ट्रम ये मिल रहा है हमारे को। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस तो नहीं है ना, मतलब जो भी हम लोगों ने यहां पर लाइट यहां पे पास की थी, इसकी स्प्लिटिंग करवाई थी, तो स्प्लिटिंग कराने के बाद हमारे को यहां पर क्या मिला, स्प्लिटिंग कराने के बाद हमारे को यहां पर केवल 3 ही कलर मिल रहे हैं, बाकी नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो डिसकंटिन्यूस हुआ ना, असतत हुआ ना, ठीक है। अब आप देखो ये जो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, तो ये किसके फॉर्म में नजर आते हैं, लाइन के फॉर्म में, रेखा के फॉर्म में नजर आता है। तो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। ये स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, है ना, एमिजन, आप चाहो तो पूरा नाम लिख लो, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और अगला हो गया एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। भाई एब्जॉर्प्शन डिसकंटिन्यूअस को अपन लाइन तो बोल ही सकते हैं ना, ठीक है। आप देखो इसका मतलब हो गया उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इसका मतलब हो गया अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब क्या होता है भाई, ये तो अपन ने पढ़ लिया ना, ये तो सबसे सिंपल होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब अपन को डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ना है, तो उसके बारे में अब अपन लोग यहां पर चीज जानते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे एक सिंपल सी बात बताओ, आयरन को अगर आप गर्म करोगे तो शुरुआती तौर पे वो येलो कलर में नजर आता है, थोड़ा ज्यादा हीट कर दोगे तो वो येलो कलर में नजर आता है, और बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो ब्लू कलर में नजर आता है। तो आपको कौन से कलर्स आपको नजर आए, आइदर इट इज ऑरेंज, आइदर इट इज येलो और इट इज ब्लू, बस ये 3 ही तो कलर नजर आए, बाकी के कलर्स नहीं नजर आ रहे ना। तो आयरन का स्पेक्ट्रम जो है, कौन सा स्पेक्ट्रम है मुझे नहीं मालूम, वो इट इज एमिजन है या एब्जॉर्प्शन है, अभी मैं नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आयरन का कोई एक स्पेक्ट्रम, आयरन का कोई एक स्पेक्ट्रम इन दोनों में से वो डिसकंटिन्यूअस टाइप का है, क्योंकि उसमें तो मुझे एक ही कलर नजर आ रहा है ना, और तो नहीं नजर आ रहा। कोल को बर्न करते हो, कोल को बर्न करते हो तो आपको इनिशियली कैसा मिलता है, ऑरेंज कलर, और आप देखते हो कि वो रेड हॉट हो जाता है बाद के अंदर में, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑरेंज और रेड, बस यही तो 2 कलर नजर आ रहे हैं, और तो आपको नया कोई कलर ही नहीं नजर आ रहा। तो वापस से ये क्या हुआ, कौन सा स्पेक्ट्रम है इन दोनों में से ये नहीं मालूम अभी, लेकिन हां ये जरूर पता है कि वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, रेखीय स्पेक्ट्रम अपन लोग इसको बोल देते हैं यहां पर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है अपना, अपन इनमें से सबसे पहले एमिजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। देखिए बड़ा ही आसान सा काम है, ट्रिक आप लोग को समझना पड़ेगा, अगर ट्रिक समझ में आ गया तो काम बहुत आसान हो जाएगा। एमिजन स्पेक्ट्रम, देखो होता क्या है, सबसे पहले अपन लोग ये देख रहे हैं कि यहां पर ये एमिजन स्पेक्ट्रम की कंडीशंस क्या होती है, पहले तो वो देखें, ठीक है। बाय गिविंग हीट और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, एन एटम इज सब्जेक्टेड टू हीट। एक एटम को अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब एटम को या तो आप बाहर से हीट दो या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करो। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज पे, बहुत कम प्रेशर पे आप क्या करो, इस एटम को हीट करो। एटम को हीट करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी and it reaches to the higher energy level. It reaches to the higher energy level, right? अगला पॉइंट देखो, हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचने का क्या मतलब है। तो देखो याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, नेक्स्ट टाइम से आउटर मोस्ट को OM बोलेंगे, ठीक है।
outermost shell moves to the next higher shell. मान लीजिए किसी एटम में आउटर मोस्ट शेल है थर्ड, तो थर्ड शेल में कुछ एटम्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. जब आप हीट या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे रहे हो तो उससे क्या होगा कि वो कहां पे चले जाएंगे, वो थर्ड शेल से निकल के फोर्थ शेल में या फिफ्थ शेल में या फिर सिक्स शेल में या सेवन शेल में चले जाएंगे. मतलब ये जो एनर्जी है, जो आप बाहर से जो हीट आप दे रहे हो, जो डिस्चार्ज आप दे रहे हो, वो हीट या डिस्चार्ज किसके पास जाता है रियलिटी में? एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के पास वो हीट जाती है. राइट? अब हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट ग्राउंड स्टेट इज स्टेबल. इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ग्राउंड स्टेट में जाते हैं तो ही सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं. ग्राउंड स्टेट मतलब बस आउटर मोस्ट शेल में रहे. लेकिन अभी कहां चले गए? अभी तो चले गए ग्राउंड स्टेट से भी ऊपर वाली शेल के अंदर में. मतलब फर्स्ट शेल अगर ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट शेल अगर ग्राउंड शेल है, तो वो फर्स्ट की जगह सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवंथ में किसी में चले गए होंगे. तो वहां तो स्टेबिलिटी नहीं है ना. तो टू गेन स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन releases radiations. इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एनर्जी को रिलेट करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं क्या? पहले तो ये बताओ. इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को रिलीज करते हैं. रेडिएशंस मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज करते हैं. अब इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां आ जाएंगे? हायर एनर्जी शेल से वापस ग्राउंड शेल की तरफ आने लगेंगे. हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल की तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे. यस और नो? तो दीज एमिटेड रेडिएशंस, दीज रिलीज रेडिएशंस when passed through spectroscope produces emission spectrum. अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जो रेडिएशंस रिलीज होते हैं, हमें देखो ये पूरी बात पहले समझ में आनी चाहिए. एमिशन स्पेक्ट्रम बनता कब है? एमिशन स्पेक्ट्रम डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता. एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए पहले इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे लेके जाना पड़ेगा. ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे लेके जाने के लिए, ढंग से सुनना मेरी बात, ग्राउंड लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे लेके जाने के लिए पहले उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करवाओ. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम. राइट? उसको एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा. उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे स्टेबल नहीं होते हैं तो क्या करेंगे? वापस से ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेंगे. और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? बाय रिलीजिंग इट्स एनर्जी. अब एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज की जाती है? इलेक्ट्रॉन्स के केस में एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज की जाती है? हमेशा और हमेशा रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज की जाती है. राइट? आप अपने बॉडी में भी देख लो, कहीं पर भी देख लो, एनर्जी अगर रिलीज करने की बात होगी तो वो हमेशा रेडिएशंस के फॉर्म में ही रिलीज की जाएगी. तो जो रिलीज रेडिएशंस है उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है अब इसके बारे में जानेंगे. ठीक है ना? इसके बारे में जानते हैं. और स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराने के बाद जो कुछ हमको मिलेगा वो हमारे पास क्या देगा? वो हमारे को क्या देगा? एमिशन स्पेक्ट्रम देगा. ठीक है? अब देखो एक बार, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है एक बार पहले ये बता देता हूं. एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि हमारे को कुछ ब्राइट लाइंस नजर आएंगी ओवर डार्क बैकग्राउंड. अब इसका क्या मतलब है ये अभी अपन को समझ में आ जाएगा. और एक पॉइंट और जान लेते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है ना? स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी मशीन होती है जिससे स्प्लिटिंग की जाती है, जिससे कोई भी लाइट रेडिएशंस एनर्जी को स्प्लिट किया जाता है और उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स की स्टडी की जाती है. तो स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है
दैट प्रोड्यूसेस स्पेक्ट्रम। यही तो मतलब हुआ ना, एक ऐसा मशीन, एक ऐसा सिस्टम जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता हो उसे स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, राइट। अब देखो भाई, एक बार अब अपन समझते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ताकि अपन को थोड़ी चीजें समझ में आए कि भाई ये जितनी कहानी पढ़ी है उसका क्या मतलब है। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को अब शुरू कहां से करना है? हम लोगों को शुरू करना है कि हमारे पास जो मेरा सैंपल हो वो सैंपल किस स्टेट में होना चाहिए? वो सैंपल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए। ये सैंपल कैसा होना चाहिए? एक्साइटेड स्टेट वाला सैंपल होना चाहिए। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है? उत्तेजित अवस्था में उपस्थित होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होने चाहिए? हायर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होने चाहिए। भाई उससे पहले आपने क्या किया? क्या वो एमिशन स्पेक्ट्रम का पार्ट है? क्या नहीं। क्या वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का पार्ट है? क्या नहीं है ना। उससे पहले तक बस आपने क्या किया? आपने कुछ ऐसा किया जिससे इलेक्ट्रॉन्स कहां अवेलेबल हो गए? हायर एनर्जी लेवल्स पे अवेलेबल हो गए, राइट। अब देखो, अब हम सब जानते हैं कि किसी भी सैंपल से जब रेडिएशंस एमिट होते हैं तो वो तो सब डायरेक्शन में होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? यहां पर हम लोगों ने एक यहां पे फिल्म बना ली है और उस फिल्म में क्या कर दिया है? एक छोटा सा होल कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्लिट बोलते हैं। ऐसी फिल्म जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, सिर्फ इस होल से ही पास हो सकती है और कहीं से भी पास नहीं हो सकती। तो ये रेडिएशंस यहां से निकले, यहां से पास होंगे और इधर बाहर आ जाएंगे। ये तो क्या चीज है? ये तो सिर्फ स्लिट है, मतलब इसके अंदर में कोई चेंजेस नहीं होते, यहां पे कोई स्पेक्ट्रम नहीं बनता। लेकिन अब देखो आगे क्या है? आगे हमारे पास ये क्या बन गया? ये हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? प्रिज्म। अब जो लाइट यहां से आती है वो लाइट देखो, से वो लाइट यहां पर आती है, ठीक है। यहां से लाइट आई, ये स्लिट है, बाकी सब जगह से नहीं आ रही क्योंकि इससे तो रेडिएशंस इधर 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 सब डायरेक्शन में निकल रहे हैं। हमको सब डायरेक्शन के रेडिएशंस को बस एक ही जगह पे रखना है कि ये यहीं से पास हो, राइट। ये हो गया इसका एंट्री। अब आप मुझे बताओ ये कौन से रेडिएशंस हैं? ये जो रेडिएशंस हैं ये एक्साइटेड रेडिएशंस हैं। क्या? एक्साइटेड सैंपल से निकलने वाले रेडिएशन को हम लोगों ने क्या बोल दिया? एक्साइटेड रेडिएशंस, राइट। अब देखो प्रिज्म का काम क्या होता है? प्रिज्म का काम होता है स्प्लिट करना। तो अब यहां से जब ये लाइट स्प्लिट होके निकलेंगी तो देखो कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, ऐसे अलग अलग निकलेंगी। क्या अपन को पता कैसे चलता है? तो एक मशीन लगाई जाती है जिसका नाम होता है डिटेक्टर, ठीक है। ये बड़ी मशीन होती है, अपन इसका एक थोड़ा ही पार्ट डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, और अभी आपको ये चीज समझ में भी आएगी कि ये बड़ी मशीन कैसे फंक्शन करती है ना। इस मशीन का नाम है डिटेक्टर। इस मशीन का नाम क्या है? डिटेक्टर, जो पता करती है। अब क्या पता करती है? ये मशीन ऐसे बड़ा डायल होता है, ऐसा गोल क्या होता है? डायल होता है। मैंने इसका यहां से लेकर के यहां तक का ही भाग बनाया। ये मशीन ऐसे घूमती रहती है, इसके अंदर मैंने ऐसे डायल बदलता रहता है। डायल बदलता रहता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो आप यहां पर कुछ रीडिंग्स लिखी हुई होती है, और ठीक वैसे ही कुछ रीडिंग्स यहां पर भी लिखी हुई होती है। अब वो रीडिंग्स क्या क्या हो सकती है एक बार पहले वो जाने, है ना। तो देखो यहां पर ये रीडिंग हो सकती है लैम्डा की, और यहां पर ये रीडिंग हो सकती है फ्रीक्वेंसी की। तो आप सब लोग ही जानते हो न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो अगर आपको लैम्डा की वैल्यू पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग न्यू का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दोनों में से किसी एक का वैल्यू गिवन होता है, राइट। अब देखो दोनों में से जब किसी एक का वैल्यू गिवन होता है तो ओरिजिनली तो यहां पर कोई लाइट ही नहीं है ना। ओरिजिनली क्या है वो देखो आप, ये लाइट अगर इधर स्प्लिट हो रही है, यहां पे आ रही है, तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर कुछ
विजिबिलिटी नजर आएगी। यहां से जो लाइट निकल के इधर आई है, इसमें क्या होगा, यहां पर कुछ कलर आपको नजर आएगा, ब्लू हो, ग्रीन हो, व्हाइट हो, कुछ तो नजर आएगा। ठीक है, कलर को छोड़ो, यहां पर कुछ एनर्जी पार्टिकल्स है, ये तो नजर आएंगे ना, जिसकी ये वेवलेंथ है या फिर ये फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी कुछ ऐसा सा नजर आएगा आपको, राइट। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी आपको कुछ ऐसा सा ही नजर आएगा, पक्का। इधर देखोगे तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही स्पेक्ट्रम बन जाएगा, और इधर देखोगे तो यहां पर भी कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम आपके सामने बन जाएगा, राइट। अब देखो, मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि ये जो वेव्स यहां से निकल रही हैं, ये वेव्स कोई जरूरी नहीं है कि विजिबल रेंज वाली हो। देखो भाई, आप लोगों ने एक स्पेक्ट्रम पढ़ा था क्या? मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, मैंने एक बार थोड़ा सा ही पार्ट बनाया, पूरा नहीं बना रहा हूं, ठीक है। हो सकता है इसकी वेवलेंथ इंफ्रारेड जैसी हो, फर्स्ट वाले की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की विजिबल वाली हो, और फिफ्थ वाले की, कहां गई ये, फिफ्थ वाले की जो है वो यूवी के जैसी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पूरा बैकग्राउंड कैसा है, पूरे बैकग्राउंड पे तो कोई भी लाइट नहीं है ना, यहां से कौन सी लाइट निकल के आई, ये एक्साइटेड जो रेडिएशंस निकल के, अपन ने उसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये छोटे छोटे पार्ट की तो स्टडी करनी है ना, तो इसका मतलब इस एक्साइटेड सैंपल से जो लाइट निकल के आ रही है उसमें एक कंपोनेंट तो इंफ्रारेड का है, तीन कंपोनेंट यूवी के, सॉरी, तीन कंपोनेंट विजिबल के, और एक कंपोनेंट किसका है, यूवी का। यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके सबसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो यहां से निकल के आ रहा है। यस और नो? तो अब देखो, इसका अगर अपन को स्पेक्ट्रम, इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बच्चों? देखो एक बार, इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपन लोग। जैसे मान लो ये जो डिटेक्टर है, मैं इसी चीज को बस यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखो, जो डिटेक्टर है वो यहां पर कैसा बिहेवियर करेगा वो एक बार आप देखो। बड़ा ही आसान सा काम है। जैसे यहां देखो, ये आपको नजर आ गया, यहां पर आप देखोगे, यहां पर कोई कलर आपको नजर आ गया, यहां पर आप देखोगे ये कोई कलर आपको नजर आ गया, या फिर यहां देखोगे तो यहां पर कोई आपको कलर नजर आ गया। अब देखो, सेम चीज को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। ये तीनों किसी विजिबल रेंज वाले एमिशन की बात करते हैं, ये इंफ्रारेड की या फिर ये यूवी की, कुछ ऐसी तो बात कर रहा होगा ना। और यहां पे क्या होता है, यहां पर या तो लैम्डा होता है या फिर यहां पे आप देखोगे तो यहां पे फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। लेकिन बैकग्राउंड कैसा था, डार्क। और आपको चमकती हुई पट्टियां कहां नजर आ रही थी, चमकती हुई पट्टियां ये नजर आ रही थी, है ना, ये ब्राइट लाइन्स है। तो हमेशा याद रखना है कि एमिशन स्पेक्ट्रम का जो रिप्रेजेंटेशन है, एमिशन स्पेक्ट्रम का रिप्रेजेंटेशन हमेशा ब्राइट लाइन से किया जाता है, और बैकग्राउंड कैसा होता है, डार्क बैकग्राउंड होता है। तो आई थिंक आप लोग को ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताइए, राइट। अब देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एज इट इज सेम है, कोई नया काम नहीं है इसके अंदर में। देखो कितना इजी काम है, एक बार चेक करते हैं। अब देखो, अपन लोगों ने एमिशन पढ़ लिया तो समझ लीजिए आप लोगों ने काफी सारा पार्ट तो एब्जॉर्प्शन वाला भी पढ़ ही लिया। देखो कैसे, देखो जैसे अब अपन लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो ये, आपको यहां पर एक छोटा सा सोर्स बनाना पड़ेगा। क्या है वो छोटा सा सोर्स, पहले तो ये देखो, ये जो सोर्स है ये है सोर्स ऑफ लाइट।
ये है सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, यहां से लाइट निकलती है, ये कोई एक्साइटेड रेडिएशंस नहीं है, ये तो सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट है, और लाइट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट। ये हो गया आपका सैंपल, ये हो गया आपका सैंपल, ठीक है। अब देखो यहां से लाइट निकली और इस सैंपल के पास आई, यहां से लाइट निकली और सैंपल के पास आई, ये कौन सी लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन से जो रेडिएशंस सैंपल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सैंपल के पास खुद के पास अभी बस उतनी ही एनर्जी है जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन्स कहां रह सके, ग्राउंड स्टेट में रह सके। लेकिन अब जो लाइट इसके ऊपर आ रही है, ये कौन सी लाइट है, इंसिडेंट रेडिएशन से, इंसिडेंट रेडिएशन, आपतित विकिरण है ये, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात समझ में। लेकिन कोई भी कंपोनेंट सारी लाइट तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता, यस और नो, सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ना। इसको ऐसा सोच लो, बारिश हो रही है तो क्या सारा का सारा पानी धरती के अंदर चला जाता है क्या, अर्थ के टॉप लेयर के अंदर चला जाता है क्या, नहीं, जितना अंदर जा सकता है उतना जाता है, बाकी तो ऊपर फ्लो ही करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंट लाइट है इसमें से कुछ लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, हायर 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 एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, और बची हुई लाइट को वो क्या कर देता है, बेच देता है, बची हुई लाइट को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो यहां से जो ये लाइट निकल के बाहर आ रही है, ये लाइट कौन सी है, ये लाइट वो लाइट है जो सैंपल एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, यस और नो। तो इसका मतलब हुआ कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो दो भागों में बट जाते हैं। पहला भाग तो जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है, जो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया, सैंपल मतलब हमारा वर्कपीस, प्लस जो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, जो बाहर निकल के आए, वो कौन से रेडिएशन थे, ट्रांसमिटेड रेडिएशन थे, यस और नो। तो अब आप देखो, हमने तो पूरी लाइट की रेडिएशंस भेजे थे, हमने तो यहां सोर्स ऑफ लाइट से पूरी लाइट के, आप इसको बोल सकते हो सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट भी बोल सकते हो एक बार, चलो समझने के लिए ना, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट मतलब उसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सब होता है उसके अंदर में, राइट, सारे कलर्स है। लेकिन उसमें से कुछ रेडिएशंस क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, और कुछ रेडिएशंस ही हमारे पास में क्या बच रहे हैं, ट्रांसमिट होके बाहर आए, जो एब्जॉर्ब नहीं हुए, ठीक है। ट्रांसमिट होके बाहर आए, अब ट्रांसमिट होके तो बहुत सारे आ सकते हैं, यहां से इस डायरेक्शन में भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रेडिएशंस बाहर आ सकते हैं क्या। लेकिन हमने क्या किया, हमने स्लिट लगा रखी थी, राइट। अब इस स्लिट से, तो अब ये रेडिएशंस कौन से हैं, ये रेडिएशंस हमारे सामने ट्रांसमिटेड रेडिएशंस है। कौन से रेडिएशंस है, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड वो जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, प्रिज्म के पास आए, प्रिज्म ने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद हमारे पास यहां पर ऐसा स्पेक्ट्रम बन गया। लेकिन आप मुझे बताओ, ये स्पेक्ट्रम कैसा रिप्रेजेंटेशन देगा, ये स्पेक्ट्रम आपको रिप्रेजेंटेशन देगा, देखो ऊपर वाली लाइन से ही समझते हैं, मतलब ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम ये स्पेक्ट्रम कैसा है, ब्राइट बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इस बार कैसा है, ब्राइट है। बोले कैसे, आपको कैसे पता चला ब्राइट बैकग्राउंड है, तो देखो मेरे को कैसे पता चला, मैं आपको बताता हूं। ब्राइट बैकग्राउंड का मतलब होता है कि सब तरफ लाइट ही लाइट है, राइट, सब तरफ लाइट ही लाइट है। इसका क्या मतलब है कि इंसिडेंट रेडिएशंस कैसे थे, व्हाइट रेडिएशंस थे,
राइट मतलब जिसमें सारे कलर अवेलेबल होते हैं, उसमें से एक या दो कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिए होंगे, एक या दो कलर की वेवलेंथ वाले रेडिएशंस इसने एब्जॉर्ब कर लिए होंगे, बाकी के सारे तो इस पे आने चाहिए ना, बाकी के सारे तो इस पे आने चाहिए ना। तो इसका मतलब सारा का सारा आपको कैसा नजर आएगा, ब्राइट नजर आएगा। बोले ये नजर नहीं आएगा, ये कैसे नजर आएगा, ये तो है ही नहीं ना, तो उसकी जगह क्या नजर आएगा। भाई एक बात समझो, व्हाइट लाइट भेजी थी, इसको ऐसा समझ लो, हम लोगों ने 5,000 रुपए भेजे थे, 5,000 रुपए किसी को दिए थे, किसी को भेजने के लिए दिए थे, उसमें से 100-200 रुपए उसने खर्च कर दिए, 100-200 रुपए किसी भी तरह से खर्च हो गए, तो बचे हुए कितने 4700 4800 तो अगले के पास पहुंच गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ व्हाइट लाइट हमने एक्चुअल में भेजी तो व्हाइट लाइट ही थी, लेकिन व्हाइट लाइट में से कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, तो वो यहां पे आया ही नहीं ना। जब वो यहां पे नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई व्हाइट लाइट का जो पार्ट आया है उसको ही तो स्प्लिट करेगा ना। व्हाइट लाइट में कौन कौन से कलर होते हैं, व्हाइट लाइट में कलर होते हैं विबग्योर, मान लेते हैं ब्लू नहीं आया होगा, ऑरेंज नहीं आया होगा, वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, वो सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो जो बचा हुआ पार्ट आया है ये क्या चीज हो गई है, ये हो गई आपकी ट्रांसमिटेड लाइट। इस लाइट के अंदर में यही कंपोनेंट्स है। तो प्रिज्म क्या करेगा, प्रिज्म इसी को ही तो स्प्लिट करेगा ना, तो आपको वॉयलेट दिखा देगा, इंडिगो दिखा देगा, ग्रीन दिखा देगा, येलो दिखा देगा और रेड दिखा देगा, यस और नो। तो मतलब पूरा बैकग्राउंड में सब जगह चमक ही चमक नजर आएगी, सब जगह ब्राइटनेस नजर आएगी। तो फिर इनको कैसे शो करेगा, ये है ही नहीं, तो इनकी जगह क्या शो करेगा, डार्कनेस शो करेगा क्या। तो यहां पर क्या नजर आएगी आपको, यहां पर ऐसी डार्कनेस शो होगी, राइट। तो इसका मतलब हुआ ये क्या है, डार्क लाइंस है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे रिप्रेजेंट होता है, डार्क लाइंस ओवर ब्राइट बैकग्राउंड। ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क लाइंस होनी चाहिए, राइट। अब देखो अपन ने पढ़ा है यहां पर क्या होगा, यहां पर अलग अलग रीडिंग्स होंगी क्या, किसकी, या तो लैम्डा की रीडिंग्स होंगी या फिर फ्रीक्वेंसी की रीडिंग्स होंगी, राइट। तो आपको यह पता नहीं चल सकता कि कौन सी वेवलेंथ से लेकर के कौन सी वेवलेंथ तक एब्जॉर्प्शन हुआ है, कौन सी वेवलेंथ से लेकर के फिर कौन सी वेवलेंथ तक का एब्जॉर्प्शन हुआ है, ये तो आप पता ही कर सकते हो ना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा जो चीज एब्जॉर्ब हो गई वो दिखेगी तो नहीं दिखेगी, तो कैसी लाइंस बनेंगी, डार्क लाइंस बनेंगी। किसके ऊपर बनेंगी, ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर बनेंगी। तो आई थिंक आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। अब अपन को ये भी समझ में आ गया कि छोटे छोटे पैकेट्स का मतलब क्या होता है। ये छोटे छोटे पैकेट्स को, रेडिएशंस के छोटे छोटे पैकेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और जो कई बार स्कूल लेवल पे पूछा जाता है कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं वो एटम का फिंगरप्रिंट होते हैं। हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, फिंगरप्रिंट्स कैन नेवर बी सेम, नहीं हो सकते ना। तो वैसे ही एटम्स के फिंगरप्रिंट, एटम्स के फिंगरप्रिंट का क्या मतलब है कि अपन को कोई एक एटम मिला, कोई एक मॉलिक्यूल्स मिले अपन को बोलना है कि यार ये किसके मॉलिक्यूल है, तो उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो यूनिक होगी ना। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है। लाइन स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, इट मे बी एमिशन, इट मे बी एब्जॉर्प्शन। ये दोनों ही किसी एटम के लिए क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। मतलब वो सिर्फ उस एटम के ही होंगे और किसी के नहीं होंगे। बात समझ में आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट्स ऑफ एन एटम भी बोला जाता है। दिस कंप्लीट्स योर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब इसके जस्ट बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद अब अपन लोग इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद नाउ वी आर इन ए कैपेसिटी कि अब अपन लोग बोर का एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर पाएंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।